भारत की अर्थव्यवस्था। हर तरफ यही चर्चा है कि ये एक चमकता सितारा है ना? हेडलाइंस जबरदस्त ग्रोथ की बात कर रही हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर इस चमक के पीछे एक ऐसी पहेली छिपी हो, एक ऐसा विरोधाभास जो हमारे आने वाले कल पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। चलिए इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए हेडलाइन नंबर देखते हैं। 8.2%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। वित्त वर्ष 24 में भारत की जीडीपी इतनी तेजी से बढ़ी, मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी पीछे रह गईं। पहली नजर में तो यही लगता है कि भाई सब कुछ रॉकेट की रफ्तार से चल रहा है। लेकिन अब आती है कहानी में असली ट्विस्ट। जिस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था ये लंबी छलांग लगा रही थी ना, ठीक उसी वक्त आम भारतीय परिवारों की बचत यानी सेविंग्स जमीन पर आ गई। नेट फाइनेंशियल सेविंग्स गिरकर 5.1% पर पहुंच गईं। ये पिछले 50 सालों का सबसे निचला स्तर है। मतलब हम भारतीय जो बचत के लिए जाने जाते हैं, अब ऐतिहासिक रूप से कम बचत कर रहे हैं। तो सवाल तो लाजमी है ना? एक तरफ रॉकेट जैसी ग्रोथ और दूसरी तरफ सेविंग्स का ये हाल। ये हो कैसे रहा है? भारत की अर्थव्यवस्था में असल में चल क्या रहा है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं नंबर्स के जरिए। तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव हमें ले जाता है कर्ज की दुनिया में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस पूरी ग्रोथ स्टोरी का फ्यूल कहीं ना कहीं घरों में बढ़ते कर्ज से आ रहा है। ये जो नंबर्स अब सामने हैं ना, शायद इस पूरी पहेली की जड़ यही है। जरा देखिए, महामारी के बाद से परिवारों के फाइनेंशियल एसेट्स बढ़े 48%, ठीक है, लेकिन उनका कर्ज वो बढ़ गया 102%। मतलब जितनी तेजी से संपत्ति नहीं बन रही, उससे दोगुनी तेजी से कर्ज बढ़ रहा है। सोचने वाली बात है। अच्छा, तो ये कर्ज लिया किस लिए जा रहा है? यहीं पर ट्रेंड में एक बड़ा बदलाव दिखता है। कुल कर्ज का लगभग 55% हिस्सा कंजम्पशन के लिए है, मतलब पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ऐसी चीजों के लिए, और सिर्फ 29% होम लोन जैसी चीजों के लिए जिससे कोई एसेट बनता है। साफ है कि ज्यादातर पैसा खर्च हो रहा है, एसेट बनाने के लिए नहीं। तो अब दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या पूरा बैंकिंग सिस्टम खतरे में है? अभी के लिए शायद नहीं। नंबर्स बताते हैं कि लगभग 70% लोन उन लोगों ने लिया है जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, और जो रिटेल लोन्स डिफॉल्ट हो रहे हैं यानी एनपीए, वो भी काफी स्टेबल है, सिर्फ 1.18% पर। तो फिलहाल सिस्टम को कोई तुरंत खतरा नहीं दिख रहा। तो ये तो साफ है कि कर्ज बढ़ रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि बचत कम हो रही है। तो अब चलते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से पर। आखिर ये बचत जा कहाँ रही है? हमारी बचाने की जो आदत थी, वो कहाँ गायब हो गई? इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में है जिसे कहते हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। इसका मतलब ये है कि लोग अब अपना पैसा कैश या गोल्ड में नहीं रख रहे, बल्कि उसे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये बदलाव कितना बड़ा है, वो इन आंकड़ों से साफ पता चलता है। हाँ, बैंक डिपॉजिट्स अब भी सबसे बड़ा हिस्सा हैं, ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स का शेयर अब 13% से भी ज्यादा हो गया है। और दूसरी तरफ कैश रखने का ट्रेंड कम होकर सिर्फ 5.9% रह गया है। और अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 655%। ये तो गजब का उछाल है। सोच के देखिए, सिर्फ 6 साल में 2019 से 2025 के बीच नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में इतनी तेजी आई है। ये साफ इशारा है कि अब लोग ट्रेडिशनल सेविंग से आगे बढ़ के थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बचत एकदम गायब हो गई है। हो ये रहा है कि नेट फाइनेंशियल सेविंग्स भले ही कम हुई हो, लेकिन लोग अपना पैसा फिजिकल एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट में ज्यादा लगा रहे हैं। अब कुल बचत का 71.5% हिस्सा फिजिकल एसेट्स में जा रहा है। तो अब इस पूरे माहौल में आते हैं पॉलिसी मेकर्स, खास करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ ग्रोथ को पुश करना है, तो दूसरी तरफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनाए रखनी है। ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है। तो ग्रोथ के लिए आरबीआई ने क्या किया? उन्होंने काफी अग्रेसिव मूव लिया। 2025 में रेपो रेट को लगातार कम किया गया। ये 6.25% से गिरते गिरते 5.25% तक आ गया, जिसका सीधा साधा मतलब था लोन लेना और भी सस्ता हो गया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। आरबीआई इस बात से चिंतित था कि अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसीलिए वित्त मंत्रालय के इस बयान के मुताबिक आरबीआई ने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए
कदम उठाए। उन्होंने कुछ कंज्यूमर लोन्स पर नियम और सख्त कर दिए। और इन कदमों का असर वो बिल्कुल साफ दिखा। आरबीआई के एक्शन से पहले अनसिक्योर्ड लोन्स 27% की रफ्तार से बढ़ रहे थे। एक्शन के बाद ये ग्रोथ रेट गिरकर 11.6% पर आ गई। मतलब आरबीआई का ये मूव काम कर गया। तो ये सब देखने के बाद हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये जो नया इकोनॉमिक मॉडल बन रहा है, जहां ग्रोथ का इंजन कंजम्पशन है और कंजम्पशन का फ्यूल कर्ज, इसके हमारे देश के भविष्य के लिए क्या मायने हैं? ग्रोथ बनाम स्टेबिलिटी की ये लड़ाई कहाँ ले जाएगी? अब जरा उस नंबर को देखिए जो सीधे सीधे आम आदमी से जुड़ा है। मार्च 2025 तक भारत में हर एक लोन लेने वाले पर औसतन 4.8 लाख रुपए का कर्ज था, और ये सिर्फ 2 साल में 30% बढ़ गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्सनल लेवल पर बोझ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और इस बढ़ते कर्ज का असर लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। एक अनुमान के हिसाब से 5 से 10% मिडिल इनकम परिवार अब डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल में फंस चुके हैं, जहां उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ईएमआई भरने में ही निकल जाता है। जाने माने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर रथिन रॉय इस सिचुएशन को एक नाम देते हैं, प्रॉस्पेरिटी फेलियर। उनका कहना है कि जब मैक्रो लेवल पर मतलब बड़े बड़े नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हों, लेकिन उसका फायदा आम लोगों तक ना पहुंचे, तो ये ग्रोथ मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या ये भारत के लिए एक नया ग्रोथ मॉडल है, कंजम्पशन से चलने वाला, आगे बढ़ने वाला, या फिर ये एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब है जो कर्ज के ऊपर बना है और कभी भी फट सकता है? इन ट्रेंड्स का अंजाम क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।